हृदयम से नजरें चुराते हुए माँ जैसे ही सामान सेट करने के लिए आगे बढ़ी, हृदयम ने माँ का हाथ थामा और कहा, माँ तुम जाओ, अब बहुत हुई सफाई, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तबीयत अभी अभी तो ठीक हुई है, इसलिए थोड़ा आराम कर लो। मैं ये सारा सामान सेट करने के बाद खाना खाने आता हूं। माँ ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। पिछले 2 घंटे से हृदयम घर की सफाई करने में लगा हुआ था। बहुत सारा सामान इधर से उधर हो गया था, बहुत सारा सामान फेंका गया था, पर उन सारे सामानों में से एक ऐसा सामान भी हृदयम को मिला जिसे वो बहुत देर से देख रहा था, लेकिन उसे खोलने की हिम्मत नहीं थी उसमें। तभी हृदयम की माँ शारदा वहां पहुंचती है। अरे, ऐसे आराम से क्यों बैठा है? रात भर यही करते रहेगा क्या? उठ जाना, खत्म कर लेते हैं सब। क्या कर रहा है बेटा? माँ, ये क्या है? हृदयम अपनी माँ से पूछता है। शारदा ने देखा, हृदयम के हाथ में काले रंग की एक डायरी है। उस पर धूल की ऐसी परत जमी है जिसे एक बार में साफ ही नहीं किया जा सकता। हृदयम ने हाथ से केवल वो हिस्सा साफ किया जिस पर लिखा था डॉक्टर अमर। शारदा बहुत आराम से अपने बेटे के पास बैठती है और फिर कहने लगी, ये तेरे पापा की डायरी है। इसमें वो अपने रिसर्च की रिपोर्ट वगैरह लिखते थे, लोगों की चिट्ठियां रखते थे, खुद भी कभी कभी लिख लेते थे। फिर वो थोड़ा शर्मा कर बोली, मुझे लिखा हुआ उनका पहला लव लेटर भी इसी में होगा। ला दिखाऊं। शारदा ने अपने बेटे के हाथ से डायरी को छीन लिया और उसे उलटने पलटने लगी। काफी देर पन्ने पलटने के बाद उसे वो हिस्सा मिला जहां अमर ने उसके लिए इश्क इजहार लिखा था। शुरुआती कुछ हिस्सा पढ़ने के बाद शारदा ने बीच का एक हिस्सा पढ़ा। ये प्रकृति भी अभी तुम्हें नहीं जान सकी कि एक फूल जो उसकी गोद में खिल रहा है एक दिन उसके पूरे बगीचे को महकाएगा। वो नहीं जानती कि तुम मरकंद हो, फूल तुम्हारी वजह से महकते हैं। वो नहीं जानती कि इस पूरी दुनिया में ऐसे कितना खालीपन है जिन्हें तुम अपने खिलखिलाहटों से भरने वाली हो। ऐसे कितने अंधेरे हैं जिन्हें तुम्हारी एक नजर भर आलोकित करेगी। ऐसे कितने तपन हैं जिनके ऊपर मेघों जैसे तुम्हारे केश छाया कर उन्हें शीतल करेंगे। ऐसी कितनी नीरव शामें हैं जिन्हें दूर किसी मंदिर की घंटी जैसी तुम्हारी आवाज सुकून बख्शेगी। तिमिर से आक्रांत ऐसी कितनी बेजान सूखी पंखुड़ियां हैं जिनमें शबनम सा तुम्हारा लम्स जीवन भरेगा। ऐसी कितनी तारीक रातें हैं कि जिनके स्याह कोहरे को चीर के तुम्हारी तबस्सुम उम्मीद का रास्ता साफ करेगी। ऐसे कितने स्याह समंदर हैं कि जिनमें तुम चांद झांकोगी और वो चांदी से चमक उठेगा। फिर अपने बेटे से बोली, देख तेरे पापा कितने रोमांटिक थे और एक तू है, तेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बनी आज तक। हृदयम पहले हंसा, मां क्या तुम भी? फिर संजीदा होकर बोला, आप उनको बहुत मिस करते हो ना? आज अगर वो होते तो हमारे साथ सफाई कर रहे होते। हाँ बेटा, मिस तो करती हूं, बहुत करती हूं, लेकिन ये सोचकर संतोष कर लेती हूं कि ये नियति है। बाकी वो आज होते तो सफाई नहीं करते, हमसे कराते और खुद बैठकर अखबार पढ़ रहे होते। इस बात पर दोनों हंसने लगे। तभी डायरी के बीच से कोई लिफाफा नीचे गिर गया। हृदयम ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, इस दुनिया से अनजान मेरे बेटे के लिए। अरे हाँ, ये लेटर उन्होंने तेरे लिए लिखा था जब तू पेट में था। जाने कैसे उन्हें यकीन था कि बेटा ही होगा। मैं कहती ही रही कि बेटी हुई तो क्या करोगे? कहते थे कि बेटी भी होगी, लेकिन ये बेटा है, इतना पता है। फिर उन्होंने तेरे लिए ये लेटर लिखा। शारदा कहने लगी, फिर कुछ सोचकर बोली, जैसे उन्हें मालूम था कि वो चले जाएंगे। फिर वहां से उठी और बोली, तू इसे पढ़, मैं तब तक खाना लगाती हूं। आखिर खाना भी तो खाना है हमें। मां चली गई। तब तक हृदयम ने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। उसने उसे पढ़ना शुरू किया। प्यारे हृदयम, अभी तुम इस दुनिया में नहीं आए हो, लेकिन एक दिन आओगे। मैं रहूं या ना रहूं,
तुम्हें अपनी जिंदगी खुद जीनी है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपने अनुभव बांट देना चाहता हूं। बेटे, तुम में अपार संभावनाएं हैं। मुझ में, इस दुनिया से, किसी भी कल्पना से कहीं अधिक। तुम संभावनाओं का सुंदर संकलन हो। तुम संभावनाओं से भरे हो। ये जान सकना तुम्हारे वश में कभी ना हो सकेगा कि तुम कितने काबिल हो। कोई नहीं जान पाया आज तक। संभावनाएं, काबिलियत, बदलाव आदि सब हमसे हमेशा 10 कदम आगे चलते हैं। इसलिए तुम पर अपनी उम्मीदें थोपना तुम्हारे सृजन के लिए ठीक नहीं होगा। तुम स्वयं ये जानना कि तुम अपनी सीमाओं का विस्तार कैसे कर सकते हो। मगर एक उम्मीद तुमसे जरूर की जाएगी कि तुम इस विकृत होती दुनिया में सिर्फ इंसान बनोगे। बस इंसान। एक दूसरे को नीचा दिखाते, मरते मारते और आपस में बेवजह द्वेष खोजते आज के मनुष्यों की दुनिया में कोशिश करना कि तुम वो जीव बन सको जिसे इस प्रकृति ने बहुत प्रेम से इस काबिल बनाया था कि वो अपने इस घर को बेहतर से बेहतर जगह बनाए, अपने आप को सिद्ध करे कि वो इस धरती का सबसे समर्थ जीव है। मगर तुम्हें ये जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि उस पैमाने से हम बहुत बहुत नीचे चले आए हैं। हमें ऊपर तक पहुंचने में वक्त लगेगा, अगर हमने कोशिश की भी तो। बस तुमसे ये चाहना कि तुम सबके लिए ये काम करो असंभव मांग है। इसलिए अपने और केवल अपने लिए इंसान बनना। तुम मत जानना दुनिया के कायदे कानून, मत जानना समाज की बंदिशें या कोई भी विभाजन रेखा। मत समझना बांटने वाले आदर्शों को। मत देखना किसी को अच्छा या बुरा, कौन कितना सुंदर है, कौन नहीं, इसे मत देखना। किस धर्म के लोग तुम्हारे अपने हैं और किस धर्म के लोग तुम्हारे अपनों को खा जाएंगे, इस ओर नजर मत जाने देना। धर्म शब्द को अपने शब्दकोश में मत आने देना। बस ये जानना कि अगर कोई तुम्हारे अंतर्मन को किसी भी तरह से विकृत कर रहा है तो तुम उसे दूर करो या उससे दूर हो जाओ। समझौते अगर बुरे परिणाम ना भी दें तो अच्छे तो कतई नहीं देते। इसलिए समझना, और अगर कोई तुम्हें प्रेम दे रहा है, तुम्हें नए नए रंगों को देखने की दृष्टि दे रहा है या जुदा नजरें बख्श रहा है, तो समझो कि दुनिया अगर कभी बचेगी तो ऐसे ही लोगों के प्रयासों से बचेगी। ऐसे लोगों को खोजते रहना प्यारे। तरीके तुम्हें स्वयं जानने होंगे। द्वेष के लिए, ईर्ष्या या नकारात्मकता के लिए ये दुनिया बहुत छोटी और जीवन अत्यंत संक्षिप्त है। इसलिए इंसान बनना। देखना कि तुम क्या बनकर सच में खुश और सकारात्मक हो, किससे तुम्हें वो चीज हासिल होती है जिसे इस दुनिया के लोगों ने उम्मीद नाम दिया है। हो सकता है तुम पाओ कि वो प्रेम है। प्रेम करना बेटे, खूब प्रेम करना। पेड़ों से, प्रकृति से, जीवों से, काबिल व्यक्तियों से, स्वयं से खूब प्रेम करना। प्रेम करना इतना कि किसी भी जिंदगी में उजाला भर सको, किसी गिरते हुए को संभाल सको, दुनिया के रंगों को और गाढ़ा कर सको। इतना प्रेम करना। सीमाओं में मत बंधना, आजाद रहना। किसी को भी इतना अधिकार ना देना कि वो तुम्हें बताए कि तुम क्या कर सकते हो और तुम किसके काबिल हो। याद रखना, ये कोई नहीं जानता, तुम भी नहीं। अगर 100 लोग भी मिलकर तुमसे ये कहें कि सुरंग में केवल अंधेरा है, तो तुम दूर आखिरी छोर पर उजाले के छोटे से आकार को देखना। हमारी गलतियां मत दोहराना। बेशक तुम अपने अनुभवों से सीखोगे, मगर बहुत सी बातें सार्वभौमिक होती हैं। सार्वभौमिकता के नियम तुम पर भी लागू होंगे। अगर तुम सुरंग के आखिरी छोर पर उजाला देख सकते हो, तो इसका यह मतलब कतई नहीं कि सुरंग में अंधेरा नहीं है। तुम बस उसे ही नहीं देख रहे। तुम्हें यकीन है कि तुम इससे गुजर सकते हो। बस यही यकीन और देखने की तुम्हारी अपनी नजर तुम्हें अलग करेंगे। तुम्हें इन्हें ही हासिल करना है, और ये आसान नहीं है। मेहनत लगेगी, वक्त लगेगा, चलना होगा, गिरना होगा, उठना होगा, और तुम वो सब कर लोगे। अपने पर यकीन करना और अपना रास्ता खुद चुनना। इस डायरी में मेरी जिंदगी भर की कमाई है। इसमें वो सारे रिसर्च, सारी जड़ी बूटियों की जानकारी है
जिन्हें मैंने अपनी जिंदगी भर की मेहनत से हासिल किया है। मुझे हफ्ते भर में एक बड़े काम के लिए जाना है। ऐसे वक्त में तुम्हें और तुम्हारी मां को अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं लग रहा, लेकिन काम भी तो जरूरी है। मैं जब तक लौटूं इस दुनिया को ठीक से देख लेना बेटे, क्योंकि फिर इस दुनिया को हम दोनों मिलकर देखेंगे और इस पर जीत हासिल करेंगे। सीखना जानना बेटे, खुद पर यकीन करना, प्रेम करना और हां, जीवन जीना। तुम्हारा अमर। चिट्ठी खत्म होते ही हृदयम की आंखों में आंसू आ गए। उसके गले का लॉकेट जोर से चमका, मानो उसके पापा खुद इस समय भावुक हों। हृदयम ने सोचा, पापा का नाम कितना आयरॉनिक है। हालांकि ऐसा सही भी है। फिर उसने डायरी खोली और उस पर एक सरसरी नजर डाली। शुरू से लेकर अंत तक केवल मेडिकल की चीजें और रिसर्च की गोंजा पोती थी। ऐसा गहन ज्ञान! हृदयम को तो मानो जैकपॉट मिल गया हो। इस जानकारी से वो कॉलेज में उत्पात ही मचा देगा। उसे इस डायरी से इतनी सारी जड़ी बूटियों के बारे में मालूम चला कि जिनके नाम तक उसने नहीं सुने थे। डायरी की एक एक एंट्री में ज्ञान का भंडार था, लेकिन इतने गहन ज्ञान के भंडार को हृदयम एक नजर में अपने अंदर नहीं समेट सकता था। वो सीधा डायरी के अंत में पहुंच गया। डायरी के अंत में ढेर सारी चिट्ठियां थी। उनमें से एक चिट्ठी हृदयम ने उठाई। प्यारे दोस्त अमर, तुम्हें यह बताने के लिए लिख रहा हूं कि तुम बेझिझक अपनी रिसर्च करने हिमालय की ओर जाओ। तुम्हें कुछ हुआ तो भाभी और हृदयम की जिम्मेदारी मैं खुद देख लूंगा। हालांकि तुम मेरे वीर हो यारा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जल्दी लौटना, हम तुम्हारे रिसर्च की कामयाबी का इंतजार करेंगे। तुम्हारा मित्र सक्सेना। सक्सेना? हृदयम ने सोचा और फिर बड़बड़ाने लगा, ये आदमी कौन है? इसका नाम तो आज तक नहीं सुना और ना ही मां ने कभी बताया। क्या ये पापा का जिगरी दोस्त था और हिमालय जाने से पहले पापा ने इसको चिट्ठी लिखी थी? यानी ये जानता था कि पापा क्या करने वाले थे और कहां जा रहे थे। इसे शायद कुछ पता हो कि वो इतनी जल्दबाजी में क्यों गए और उनकी मौत कैसे हुई, और ऐसी कौन सी रिसर्च थी जो यहां नहीं हो सकती थी, और उसके लिए सिर्फ हिमालय जाना ही जरूरी क्यों था। ऐसे कितने सारे सवाल उठ रहे थे हृदयम के मन में। शायद मां को इनके बारे में कुछ पता हो, मुझे उनसे पूछना चाहिए। शायद डायरी की दूसरी चिट्ठियों से भी कुछ पता लगे। वो ये सब सोचने के साथ ही डायरी की चिट्ठियों को उलटने पलटने लगा। हृदयम अभी ये सब कर ही रहा था कि अचानक से उसकी मां के चीखने की आवाज आई। वो डायरी जमीन पर फेंक कर उधर भागा। हृदयम ने देखा कि मां का चेहरा सन्न था। वो जमीन पर गिरी हुई है और उनके बगल में एक फोल्डेबल सीढ़ी खड़ी है। वो मारे डर के रसोई के अंदर दौड़ा। अरे क्या हुआ मां, तुम कैसे गिर गई? अरे कुछ नहीं बेटा, ठीक हूं। वो डब्बे निकाल रही थी तो उसी में से एक सीढ़ी से गिर गई। मां कराहते हुए बोली। अरे तुम मेरे आने का इंतजार कर लेती मां, अकेले कैसे करती? हृदयम को अचानक से बहुत चिंता हुई कि अभी ही तो ठीक हुई है मां। फिर बोला, ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे कुछ भी नहीं हुआ, बस अभी उठ नहीं पा रही। ला हाथ दे। अपने बेटे का हाथ पकड़कर शारदा खड़ी हुई। हृदयम उन्हें हाथ से पकड़कर हॉल में ले आया और सोफे पर बिठाया। फिर रसोई से पानी ले आया। जब वो पानी पीने लगी तो उसने पूछा, मां तुम फिर से सफाई क्यों करने लगी? अरे बेटा, तुम चिट्ठियां पढ़ने में बिजी थे तो मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी। सोचा तब तक रसोई के डिब्बे साफ कर दूं। मुझे क्या पता था कि सीढ़ी से गिर जाऊंगी, लेकिन कहीं और चोट नहीं आई। मैं एकदम ठीक हूं, पता नहीं कैसे। इस पर हृदय ने लॉकेट को देखा और सोचा, यानी ये लॉकेट शरीर में ताकत भी भरता है। वाह, ये ना सिर्फ मर्ज ठीक करता है बल्कि इंसान को आगे की मुश्किलों के लिए तैयार भी करता है। ये तो कमाल की चीज है यार। عندنا هيا آسيا. घर को पूरी तरह सेट करने के बाद हृदयम और उसकी मां शारदा दोनों खाना खाने बैठ गए। मां ने हृदयम से कहा,
बेटा, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूं। मुझे लगता है कि कैफे फिर से शुरू करना चाहिए। हृदयम की माँ का बस स्टैंड के पास एक छोटा सा कैफे था। वहां बस स्टैंड के यात्री आकर कॉफी और लजीज ग्रिल्ड सैंडविच का लुत्फ उठाते थे। साथ ही ये कैफे महिलाओं और स्टूडेंट्स के बीच भी काफी लोकप्रिय था। हृदयम हमेशा अपनी माँ के साथ कैफे आता था। उसका बचपन से सपना था कि एक दिन उसका खुद का एक 5 स्टार होटल हो। खैर, पिता के गुजर जाने के बाद ये कैफे ही उनके जीने का सहारा बना। लेकिन माँ के बीमार हो जाने के कारण कैफे काफी समय से बंद पड़ा था, जिसे अब शारदा फिर से शुरू करना चाहती थी। हृदयम ने माँ से नाराजगी भरे स्वर में कहा, लेकिन माँ, अभी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो। प्लीज तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। बेटा, मुझे हर्षिता की चिंता हो रही है। अभी तक उसे मेरी बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो कॉलेज की वर्कशॉप से लौट आएगी और जब वो मुझे ऐसे घर पर देखेगी तो हम उसे क्या कहेंगे। बेवजह परेशान होगी वो और उसकी पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ेगा। तू चाहता है कि तेरी बहन इस सब में पड़े, और फिर वैसे भी मैं यहां बैठे बैठे बोर ही होती हूं, मां ने समझाया। हालांकि हृदयम को पता था कि मां अब पूरी तरह से ठीक है, लेकिन वो अब उन्हें और काम नहीं करने देना चाहता था। बचपन से लेकर आज तक मां ने बहुत दुखों और कठिनाइयों से उनकी परवरिश की थी, इसलिए वो अब अपनी मां को आराम करते देखना चाहता था। लेकिन हृदयम के पास कोई जॉब नहीं थी। आखिर शारदा ने कभी उस पर ऐसी कोई जिम्मेदारी दी ही नहीं कि उसे इन सब का एहसास हो सके। पर अब और नहीं। ठीक है मां, मैं समझ गया, छोड़ो अभी ये सब। अभी मुझे एक जरूरी बात बतानी है। बात को टालते हुए हृदयम ने मां को एक तस्वीर दिखाई। मां, ये तस्वीर मुझे सफाई के दौरान मिली। इस तस्वीर का बैकग्राउंड तो श्रीलंका जैसा लग रहा है। क्या तुम कभी पापा के साथ वहां गई थी? हाँ, ये श्रीलंका ही है। मैं और तुम्हारे पापा अपने हनीमून के लिए वहां गए थे और मैं बहुत खुश थी। लेकिन 2 दिन बाद ही मुझे पता चल गया कि वो अपने काम से वहां गए थे। वो वहां भी जड़ी बूटियों की खोज में लगे हुए थे और मुझे होटल में अकेला छोड़कर दिन भर यहां वहां भटकते रहते थे। हमारी खूब लड़ाई भी होती थी, लेकिन वो किसी न किसी तरह से मुझे मना ही लेते थे। तो क्या उन्हें वो जड़ी बूटियां मिली जिसे वो खोज रहे थे? मुझे कुछ खास तो पता नहीं। हाँ, लेकिन वो कुछ बोल तो रहे थे कि उन्होंने अपने रास्ते की पहली मंजिल पाली है। जब मैंने कुछ पूछा तो वो बात को टाल गए। चल इस टॉपिक को अब बंद कर, मुझे नींद आ रही है, मां ने उठते हुए कहा। ठीक है मां, तुम सो जाओ, मैं अभी पढ़ाई करूंगा। हृदयम भी उठा और स्टडी टेबल पर पढ़ाई करने के लिए बैठ गया। हृदयम के हाथ में उसके पापा की वही काले रंग की डायरी थी। पहले ही पेज की शुरुआत पेज नंबर 20 से हुई, जिस पर हृदयम की नजर पहले नहीं गई थी। इसके बाकी पेज कहां गए? ये क्या, यहां के पेज फाड़े गए हैं? बुदबुदाते हुए हृदयम डायरी को पढ़ना शुरू करता है। कई दिनों की रिसर्च के बाद आज छोटी ही सही, लेकिन सफलता हाथ लगी। क्रिस्टल। सूरज ने रोशन किया इस जहां को। सूरज की पहली लालिमा, खून की छोटी सी बूंद की तरह लालिमा लिए हुए जब ये सूरज से आ रही चमक धरती पर पड़ती है, तब अंत के द्वार पर खड़ा संसार भी जीवित हो उठता है। ये कैसी बेतुकी कविता है? इसमें क्या कोई रहस्य छुपा है? पापा भी हमेशा पहेलियों में ही बातें करते थे, लेकिन आगे कुछ क्यों नहीं लिखा पापा ने? वो किस सफलता के बारे में बात कर रहे थे? सोचते हुए हृदयम डायरी के पन्नों को पलटता है। आगे आने वाले समय में यहां कुछ नहीं बचेगा। इनके बारे में कुछ विशेष लोगों को ही पता है, जिन्होंने इसे गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए ना तो किसी को इस बारे में बताया है और ना ही कहीं लिखा। हृदयम को कुछ समझ में नहीं आया। डायरी के अगले पेज पर बोनसाई गार्डन के टिप्स के बारे में ही लिखा था। ओह, पूरा टॉपिक ही चेंज हो गया। हृदयम ने अपनी आंखें बंद की और डायरी में लिखी बातों को रिकॉल करने लगा। श्रीलंका, सफलता, क्रिस्टल, खून की एक बूंद, नया जीवन। लगता है इस पहेली को मैंने सुलझा लिया है। शायद ये लॉकेट के बारे में है। कैसे मेरे एक्सीडेंट के बाद खून की एक बूंद से ये एक्टिवेट हुआ था। लेकिन
दूसरी पहेली किस बारे में है? एक बार फिर हृदयम आंखें बंद करता है। वो चीज जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। और बोनसाई गार्डन। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक का अंत इस गार्डन पर हुआ। कोई ना कोई बात जरूर है। तभी हृदयम घर में रखे लकी बैम्बू के प्लांट को देखता है। वो पूरी तरह से सूख चुका था। उस सूखे हुए पौधे की पत्तियां इस प्रकार हिल रही थी मानो वो हृदयम को इशारे से अपने पास बुला रही हो। हृदयम पास रखी पानी की बोतल को उठाकर उस पौधे को पानी देता है। इन सब परेशानियों में पौधों को पानी देना ही भूल गया। हृदयम बुदबुदाया। काफी रात हो चुकी थी। हृदयम कमरे की लाइट बंद करके सोने चला गया। अगली सुबह चाय का कप लिए हृदयम स्टडी रूम की खिड़कियों को खोलता है। हल्की धूप खिड़की से होते हुए उन पौधों पर पड़ रही थी। उसने देखा कि पौधे जो कल रात पूरी तरह से सूखे हुए थे वो एक रात में ही हरे और ताजे हो गए। हृदयम के चेहरे पर पौधों को देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान बिखर गई। तुम्हें पहचानने में थोड़ी देर हो गई, पर अब लगता है कि कुछ बातें मेरी समझ में आ चुकी हैं, लेकिन एक रहस्य अभी भी बाकी है। हृदयम मन ही मन ये सोच रहा था कि तभी उसकी मां की आवाज आई। हृदयम, बेटा कहाँ हो? आज कॉलेज नहीं जाना क्या? टाइम देखा है? हाँ मां, बस जा ही रहा हूं, हृदयम बोला और फिर मेज की ड्रॉर से कुछ किताबों को अपने साथ लेकर कॉलेज की तैयारी में लग गया। नया दिन, नया कॉलेज और एक नई जिंदगी का सपना। केवल 3 दिनों के भीतर ही हृदयम की जिंदगी ने एक चमत्कारिक मोड़ ले लिया था। कहां तो लोग उसे निकम्मा समझते थे, कहां वो आज दिल्ली के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में था, कहां वो अपनी मां का साथ छूटने से डरा हुआ था, कहां आज उसकी मां घर में स्वस्थ थी, तंदुरुस्त थी और उन्होंने आज उसके लिए लंच भी बनाया था, और कहां वो इतना अकेला था, पर आज उसकी एक अच्छी दोस्त भी थी, प्रकृति, जिसे शायद वो पसंद भी करता था। इस नए कॉलेज में हृदयम को अच्छे से पढ़ना था, लेकिन क्लास के पहले ही दिन हृदयम लेट था और उसे सबसे पीछे की बेंच मिली। मेरी क्लास में इतनी भीड़ होगी, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर कल से मैं लेट हुआ तो पीछे की सीट भी नसीब नहीं होगी। हृदयम अकेला सबसे पीछे की सीट पर बैठा, जिस वजह से वो किसी से पूछ भी नहीं सकता था कि कौन सा टॉपिक चल रहा है। प्रोफेसर घोष ह्यूमन एनाटॉमी की क्लास ले रहे थे। सभी टॉपिक हृदयम के दिमाग के ऊपर से निकल रहे थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी आंखें भारी हो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो खुली आंखों से सो रहा हो। तभी एक चौक का टुकड़ा तेजी से उसके सर पर आकर लगा। प्रोफेसर घोष गुस्से में बोले, कहां खोए हो? स्टैंड अप। क्या नाम है तुम्हारा? डरते हुए हृदयम ने जवाब दिया, सर, मेरा नाम हृदयम है। ओके हृदयम, आंसर मी अ क्वेश्चन। अ पैच ऑफ मॉडल टिश्यू responsible for initiating rhythmic contractile activity of the heart is present where? हृदयम को कुछ समझ में नहीं आया। वो सर नीचे किए शांत खड़ा था। प्रोफेसर घोष मजाक उड़ाते हुए बोले, नाम है हृदयम और हार्ट का इतना सिंपल आंसर भी नहीं आता। डफर, सिट डाउन। सभी हृदयम की ओर देखकर हंस रहे थे। पहले ही दिन क्लास में उसकी बेइज्जती हो गई। वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। तभी एक पतली आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। सर, मे आई कम इन? सफेद रंग के सलवार सूट में एक सुंदर लड़की क्लास में एंटर करती है। लास्ट सीट ही खाली थी, तो वो हृदयम के बगल में जाकर बैठ गई। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। हृदयम ने तिरछी नजर से देखा। उसकी कलाई पर मीनाक्षी नाम का टैटू बना हुआ था। हृदयम मन ही मन भगवान का शुक्रिया कर रहा था। थैंक यू भगवान, आपने इसके सामने मेरी बेइज्जती होने से बचा लिया। मीनाक्षी लेक्चर के नोट्स बनाने में बिजी थी। उसके खुले बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे और वो उन्हें बार बार हटाती। हृदयम, जिसका मन पढ़ाई में लग ही नहीं रहा था, वो लगातार मीनाक्षी को देखे जा रहा था। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन मीनाक्षी ने हृदयम की ओर एक बार भी नहीं देखा। वो बस नोट्स बनाने में बिजी थी। वो लगातार क्वेश्चन के आंसर भी दे रही थी। लगभग 20 मिनट के बाद क्लास की बेल बज उठी। मीनाक्षी सीट से उठी और बाहर चली गई। उसने हृदयम की ओर एक बार भी नहीं देखा। हृदयम आज क्लास में हुई बेइज्जती के बाद कॉलेज में रुक नहीं सका।
और सीधे अपने घर आ गया। कॉलेज से घर वापस आने पर माँ ने हृदयम से पूछा, तुम इतनी जल्दी आ गए बेटा? हृदयम हिचकिचाया, कुछ नहीं माँ, पहला दिन था ना, तो मन नहीं लग रहा था, इसलिए वापस आ गया। मैं कुछ देर सोने जा रहा हूं। माँ ने कहा, क्या कोई परेशानी है? मुझे बताओ। नहीं माँ, बस थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। इतना कहकर हृदयम अपने कमरे में चला गया। हृदयम बिस्तर पर लेटकर आज क्लास में हुई सभी घटनाओं को रिकॉल करने लगा। क्लास में लास्ट पहुंचा, लास्ट सीट, लास्ट लड़की, लास्ट टॉपिक। क्या था कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ, लास्ट टॉपिक याद आया, नोट्स। मीनाक्षी जिस कॉपी में लिख रही थी वो उसका आखिरी पेज था। आज सुबह पापा की एक नोटबुक मिली थी, उस पर लास्ट नोट्स ऑफ माइन लिखा था। हृदयम बिस्तर से हड़बड़ाकर उठा और स्टडी रूम में अपने पिता की डायरी उठाकर देखने लगा। आज जो एनाटॉमी की पढ़ाई हो रही थी वही चैप्टर उस डायरी के पहले पेज से स्टार्ट था। उसमें कई डायग्राम बने थे, लेकिन वो उन्हें नहीं समझ पा रहा था। कई बार कोशिश करने के बावजूद भी वो उन्हें समझने में नाकाम रहा। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। ओह नो, कल प्रोफेसर घोष ने पढ़ाए गए टॉपिक पर क्वेश्चन पूछने के लिए कहा है। अब क्या करूं? कल फिर बेइज्जती का दिवाला निकलेगा। अब इन सब से बचने का केवल एक ही रास्ता है, मुझे मन लगाकर पढ़ना होगा। ये सोचते हुए एक बार फिर वो अपने पिता की डायरी में से नोट्स को पलटने लगा। तभी पत्तों की खड़खड़ाहट की आवाज हुई। हृदयम ने देखा कि लकी बैम्बू का प्लांट हिल रहा था। उसकी पत्तियां उसे अपनी ओर आने का इशारा कर रही थी। अच्छा तो तुम्हें प्यास लगी है। हृदयम ने पानी का जार उठाया। पानी डालते ही उन पौधों में से भीनी भीनी खुशबू निकलने लगी। लंबी सांसें खींचकर हृदयम ने उस खुशबू का आनंद लिया। उसे अब लग रहा था कि वो किसी दूसरी दुनिया में है। उसका मन बिल्कुल शांत हो गया। वो प्लांट में पानी डाल ही रहा था कि उसने देखा कि एक पत्ती का आकार चाबी की तरह है। हृदयम ने उसे देखा और नोट्स के उस हिस्से पर रख दिया जहां चाबी के आकार का कट लगा हुआ था। और अगले ही पल उस पेज के अंदर कुछ और पेज ओपन हो गए जो पहले वहां नहीं थे। हृदयम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके पिता का एनिमेशन रूप उस पेज पर टॉपिक को आसान शब्दों में और प्रैक्टिकली समझा रहा था। पेज पर दिख रहा दृश्य ऐसा लग रहा था मानो ये कोई 3D एनिमेशन बुक हो। पढ़ते पढ़ते काफी वक्त हो चुका था। हृदयम ने उस डायरी के पेज को लॉक किया और बिस्तर पर लेट गया। उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। हृदयम को अपने साथ हो रही घटनाएं किसी जादू से कम नहीं लग रही थी। इस तरह से अचानक लकी बैम्बू का उसे इशारे से बुलाना, उसकी पत्ती का आकार चाबी जैसा होना और चाबी से उस डायरी के पेज का अनलॉक होना कोई साधारण बात नहीं थी। इसके साथ ही वो उस काले रंग की डायरी में मिले सक्सेना के लेटर के बारे में भी सोच रहा था कि आखिर वो आदमी है कौन जो उसके पापा के इतना क्लोज था और उसे वो जानता तक नहीं था। ये सोचते हुए हृदयम ने एक बार फिर से डायरी के पन्ने पलटने शुरू कर दिए। उस डायरी में मेडिकल साइंस की कई सारी थ्योरी लिखी हुई थी जिन्हें हृदयम ने एक एक करके पढ़ना शुरू किया। हृदयम अपने पापा के रिसर्च वर्क में इतना खोया हुआ था कि उसे टाइम का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगा। उसने फोन की ओर देखा तो प्रकृति का कॉल था। हृदयम ने झट से कॉल रिसीव किया। हेलो, उधर से आवाज आई। हेलो। प्रकृति का कॉल आने से हृदयम को अलग ही खुशी का एहसास हुआ था। कॉलेज में फर्स्ट डे कैसा रहा? प्रकृति ने पूछा। अच्छा था, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था। हृदयम ने कहा। दैट्स गुड। इतनी लेट कॉल करने के लिए सॉरी। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। तुम कभी भी कॉल कर सकती हो। अच्छा, वो मैंने तुम्हें ये इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया था कि कॉलेज में न्यू स्टूडेंट्स की जमकर रैगिंग होती है और तुमने तो रोनित से पंगा भी ले लिया है, इसलिए उससे बचकर रहना। प्रकृति ने याद दिलाया। इस पर हृदयम बोला, डोंट वरी अबाउट इट, मैं ध्यान रखूंगा। एंड थैंक्स। ओके देन, सी यू सून, टेक केयर, गुड नाइट। इतना कहकर प्रकृति ने कॉल कट कर दिया। अगले दिन नए कॉलेज में हृदयम को ना सिर्फ अच्छे से पढ़ना था बल्कि अपने नए दुश्मन रोनित से आगे भी निकलना था। रोनित थोड़ा ईगोइस्टिक था।
लेकिन वो एक अच्छा स्टूडेंट भी था और ये बात हृदयम के ईगो को भी बर्दाश्त नहीं थी, पर वो उससे उलझना नहीं चाहता था। लेकिन क्या करें जब किस्मत ही खराब हो। बाप रे, आज फिर से लेट हो गया। अब बस प्रोफेसर घोष के क्लास में आने से पहले पहुंच जाऊं। हृदयम बड़बड़ाता हुआ कॉलेज कॉरिडोर में भाग रहा था। तभी वो अचानक से लड़खड़ाकर गिर पड़ा। वो अपने कपड़े झाड़ते हुए उठा कि तभी उसे हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने सामने देखा तो रौनित अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ खड़ा हुआ था और उसी ने टांग अड़ाकर उसे गिराया था। क्या बात है, बड़ी जल्दी में हो। उनमें से एक आवाज आई, दिखाई नहीं देता क्या? यहां पर सीनियर्स खड़े हैं। किसी दूसरे ने कहा, आई एम सॉरी। हृदयम सुबह सुबह बेवजह बात बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए वो सॉरी बोलकर आगे बढ़ने लगा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, हमसे मिल तो लो। रौनित ने हृदयम का रास्ता रोकते हुए कहा, देखो रौनित, मैं सुबह सुबह इन फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, मेरे रास्ते से हट जाओ। हृदयम ने कहा, तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई क्या? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि सीनियर्स को सर या मैम कहकर बुलाते हैं? ग्रुप में जो लड़की चुपचाप खड़ी थी, इस बार वो आगे आकर बोली। तभी एक आवाज आई, What are you all doing here? Don't you have any classes today? सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर प्रोफेसर घोष खड़े हुए थे। सॉरी सर, वी आर जस्ट गोइंग। इतना कहकर वो सभी वहां से निकल गए। एंड यू, शुड आई हैव टू इनवाइट यू पर्सनली? हृदयम को अभी भी वहां पर खड़ा देखकर प्रोफेसर घोष ने उसे घूरते हुए कहा, नो सर, गोइंग देयर। हृदयम ने कहा और सीधे क्लास में घुस गया। प्रोफेसर घोष इस मेडिकल कॉलेज के सीनियर मोस्ट फैकल्टी थे और उनका पहला लेक्चर हृदयम की क्लास में ही होता था। अभी तो बच गया, देखते हैं आगे से कौन बचाता है। इतना कहकर रौनित अपने दोस्तों के साथ अपनी क्लास की ओर जाने लगा। दरअसल जिस कॉलेज में हृदयम मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए आया था, रौनित उस कॉलेज में 4th ईयर का स्टूडेंट था और प्रकृति का बैचमेट था। आज दोपहर 4th ईयर के स्टूडेंट्स की इमरजेंसी में ड्यूटी लगी थी और इस समय रौनित एक पेशेंट के पास खड़ा उसकी प्रिस्क्रिप्शन को स्टडी कर रहा था और साथ ही साथ वाइटल्स भी नोट कर रहा था। उसके साथ यहाँ पर सीनियर फिजिशियन डॉक्टर शर्मा भी खड़े हुए थे, जो उसे और बाकी के स्टूडेंट्स को कुछ सिखा रहे थे। तभी एक नर्स ने आकर कुछ पेपर्स डॉक्टर शर्मा को देते हुए कहा, डॉक्टर शर्मा, इस पेशेंट को सीएमओ सर ने रेफर किया है, कहा है पॉइजनिंग का केस है, आप अर्जेंट। अभी नर्स अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि पीछे से एक 35 साल का व्यक्ति एक 7-8 साल के बच्चे को अपनी गोद में उठाए तेजी से उनकी ओर आ रहा था। डॉक्टर प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए, ना जाने अचानक से इसको क्या हो गया है, सुबह तक तो एकदम ठीक था। उस व्यक्ति ने डॉक्टर शर्मा से कहा। यह सोचकर कि ये सीएमओ का रिलेटिव है, डॉक्टर शर्मा ने रौनित को इशारे से उस पेशेंट को बेड पर लेटाने और वाइटल्स लेने का इशारा कर दिया। आप चिंता मत कीजिए और शांति से मुझे बताइए कि आपके बच्चे को हुआ क्या है। डॉक्टर शर्मा ने उस व्यक्ति से आराम से पूछा। पता नहीं, सुबह जब ये स्कूल गया तो बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन अचानक से स्कूल से फोन आया कि ये अनकॉन्शियस हो गया है। उसके बाद से ही इसे होश नहीं आ रहा है। कई सारे हॉस्पिटल ने इसे एडमिट करने से मना कर दिया है, पेशेंट के साथ आई व्यक्ति ने बताया। इतना पूछकर डॉक्टर शर्मा ने उस बच्चे की आंखें और जीभ चेक की और कुछ इंजेक्शन और दवाएं लिखकर दे दी। आप ये दवाएं लेकर आए और रौनित, तुम पेशेंट पर ध्यान दो। इतना कहकर डॉक्टर शर्मा वहां से वापस अपने कैबिन की ओर चले गए। इधर रौनित की देखरेख में नर्स ने जल्दी से पेशेंट का मेडिकेशन शुरू कर दिया। अभी आधी से कम ही दवाइयां चढ़ पाई थी कि अचानक पेशेंट के वाइटल साइन लो होने लगे और मशीन से बीप बीप की आवाजें आना शुरू हो गई। रौनित ने जब ये सब देखा तब वो बहुत डर गया और वो फौरन डॉक्टर शर्मा को बुलाने के लिए उनके कैबिन की तरफ भागा। रौनित के साथ डॉक्टर शर्मा भागे भागे आईसीयू में पहुंचे। सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। पेशेंट के मुंह से झाग निकल रहा था और उसके वाइटल साइन देखकर लग रहा था कि बस अभी अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। ये क्या किया तुमने डॉक्टर? अभी तक तो मेरा बच्चा सिर्फ बेहोश था, लेकिन अब इसके हाथ पैर ठंडे कैसे पड़ने लगे हैं? पेशेंट के साथ आई व्यक्ति ने डॉक्टर शर्मा के आते ही उनका कॉलर पकड़ लिया। आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। पेशेंट के साइन पॉइजनिंग के थे, इसलिए मैंने इसे वही दवाई दी थी। डॉक्टर शर्मा ने अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहा। दूसरी ओर हृदयम
अपनी क्लासेस लेने के बाद घर ही जा रहा था कि आईसीयू में होते हंगामे की आवाज उसके कानों में पड़ी और वो उसी ओर आगे बढ़ गया। अब तक आईसीयू के बाहर कई सारे स्टूडेंट्स जमा हो गए थे। अंदर पेशेंट का फैमिली मेंबर डॉक्टर शर्मा से लड़े जा रहा था और पेशेंट की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। हृदय ने जब सामने पेशेंट को देखा तो अचानक उसके गले में पड़ा लॉकेट उसे उस पेशेंट की ओर धकेलने लगा और वो भीड़ से होता हुआ सीधे पेशेंट के बेड के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने ध्यान से बेड पर लेटे उस बच्चे को देखा। उस समय उस बच्चे की हार्ट बीट एकदम धीमी होने लगी थी। बच्चे की नसों में खून के साथ एक बैंगनी कलर का तरल पदार्थ पूरे शरीर में बह रहा था, जो शायद कोई वायरस था। ये पॉइजनिंग का केस नहीं है। इस बच्चे पर किसी वायरस ने अटैक किया है। अगर इसे कुछ ही देर में सही दवा नहीं मिली तो इसकी जान बचा पाना नामुमकिन हो जाएगा। हृदय ने कहा, तुम कौन हो? तुम्हें यहां आईसीयू में किसने आने दिया? नर्स, इस लड़के को फौरन यहां से बाहर करो। रोनित, तुम एंटीडोट तैयार करो। डॉक्टर शर्मा ने कहा, इस केस में एंटीडोट काम नहीं करेगी, उल्टा वो केस और बिगाड़ देगी। हृदय ने एक बार फिर से कहा, डॉक्टर मैं हूं या तुम? डॉक्टर शर्मा ने गुस्से से हृदय को घूरा। सर, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये ओवर कॉन्फिडेंट लड़का एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, रोनित ने कहा और तैयार किया हुआ एंटीडोट का इंजेक्शन डॉक्टर शर्मा को दे दिया। सर, आप प्लीज मेरी बात मानिए। ये इंजेक्शन इस बच्चे की हालत को और खराब कर देगा। हृदय न जाने क्यों उस बच्चे के साथ गलत होते हुए नहीं देख पा रहा था। तुम यहां से निकलते हो या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? इतना कहकर डॉक्टर शर्मा ने पेशेंट को इंजेक्शन दे दिया। अभी बस डॉक्टर शर्मा ने इंजेक्शन लगाया ही था कि बच्चे का शरीर जोर जोर से कांपने लगा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। देखा, मैंने कहा था ना, ये इंजेक्शन पेशेंट पर रिएक्ट कर जाएगा। हृदय ने कहा, अब एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम्हें तो। अभी डॉक्टर शर्मा बोल ही रहे थे कि पेशेंट के फैमिली मेंबर ने उनका कॉलर पकड़कर घसीट लिया। ये सब क्या हो रहा है? भीड़ देखकर प्रोफेसर घोष भी वहां आ गए थे और सारा नजारा अपनी आंखों से देख चुके थे। सीनियर फैकल्टी होने के साथ साथ प्रोफेसर घोष रिटायर्ड सीएमओ भी थे, इसलिए मेडिकल कॉलेज में उनकी अच्छी खासी इज्जत थी और सब उनसे डरते भी थे। देखिए ना सर, ये हृदय यहाँ पर डॉक्टर शर्मा को ट्रीटमेंट करना सिखा रहा है, रोनित ने कहा। आई डिडंट आस्क यू मिस्टर। प्रोफेसर घोष ने रोनित से कहा, तुम्हें पता है इस बच्चे को क्या हुआ है? क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? प्रोफेसर घोष ने हृदय से सवाल किया। जी सर, मैंने पेशेंट की पल्स रीड की है। मुझे लगता है कि इस पर किसी वायरस ने अटैक किया है। मैं इसे ठीक कर सकता हूं, हृदय ने कहा। ओके, डू व्हाट यू वांट, लेकिन ध्यान रहे, अगर इस पेशेंट को कुछ हुआ तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, प्रोफेसर घोष ने कहा। फिर दूसरी तरफ मुड़कर बोले, नर्स, असिस्ट हिम। लेकिन सर, डू आई नीड टू रिपीट माई सेल्फ? प्रोफेसर घोष ने कहा। नो सर, नर्स ने कहा। आप सभी लोग पेशेंट के पास भीड़ न लगाएं, हृदय ने कहा। फिर उसने अपने बैग से एक जड़ी बूटी निकाली जो वो हिमालय से लेकर आया था और फौरन उसे पीसने लगा। इसी के साथ उसने पेशेंट के हाथ पर हल्का सा एक कट लगाकर उस पर एक बड़ा सा पत्ता रख दिया। जड़ी बूटी का अर्क निकालकर हृदय ने बच्चे के मुंह में डाल दिया। आईसीयू में रखी मशीन से आवाज आना बंद हो गई थी और पेशेंट के वाइटल साइन भी नॉर्मल होने लगे थे। वहां पर मौजूद डॉक्टर्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हृदय आखिर कर क्या रहा है। तभी पेशेंट के हाथ पर लगे कट से एक बैंगनी लिक्विड निकला। पेशेंट अब नॉर्मल है। नर्स, इसे 3 एंटीबायोटिक इंजेक्शन आरएल में मिला दीजिए। आपके बच्चे को 12 घंटे में होश आ जाएगा। डोंट वरी। हृदय इतना कहकर वहां से जाने लगा। हृदय, तुम मेरे कैबिन में आओ, प्रोफेसर घोष ने कहा और वो वहां से चल दिए। डॉक्टर शर्मा ये सब देखकर अभी भी शॉक में थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हृदय ने इस पेशेंट को ठीक कैसे किया। كل القلوب عندنا هيا آسيا. हृदय प्रोफेसर घोष के कैबिन के दरवाजे पर आकर उनसे पूछता है, मे आई कम इन सर? प्रोफेसर घोष उसकी तरफ देखकर कहते हैं, ओ यस प्लीज हृदय। हृदय,
We are facing a very serious and critical situation. We need your help. Of course, sir. ये मेरी खुशनसीबी होगी अगर मैं आपके काम आ सकूं। हृदयम, मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुमने किस ट्रीटमेंट या मेडिसिन से उस बच्चे की जान बचाई। मुझे तुम केवल इतना बता दो कि क्या तुम सेम सिम्टम्स वाले दूसरे बच्चे का ट्रीटमेंट कर सकते हो? यस सर। वेरी गुड। ये कहते हुए प्रोफेसर घोष ने टेबल पर रखी बेल बजाई और पियोन को डॉक्टर शर्मा को उनके पास तुरंत भेजने के लिए कहा। डॉक्टर शर्मा के केबिन में एंट्री करते ही प्रोफेसर घोष ने कहा, डॉक्टर शर्मा, आप और हृदयम अपनी पूरी तैयारी के साथ सिटी हॉस्पिटल जाइए। वहां सेम केस के कई बच्चे एडमिट हुए हैं जिन पर किसी भी मेडिसिन का कोई असर नहीं हो रहा है। सीएमओ ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैं आप लोगों को उनके ट्रीटमेंट के लिए वहां भेज दूं। आप लोग तुरंत जाइए। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट बात, डॉक्टर शर्मा, आप हृदयम को अपने ढंग से इलाज करने देंगे, बस आप उसे असिस्ट करेंगे। डॉक्टर शर्मा अंदर ही अंदर हृदयम से चिढ़ रहे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट उन्हें बताएगा कि इलाज कैसे करना है, लेकिन वो प्रोफेसर घोष की बात भी नहीं काट सकते थे। इसलिए ना चाहते हुए भी डॉक्टर शर्मा को हृदयम के साथ सिटी हॉस्पिटल जाना पड़ा। हृदयम के साथ डॉक्टर शर्मा सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे। वहां मौजूद ड्यूटी डॉक्टर अतुल ने उन्हें बताया, करीब 10 बच्चे एडमिट हुए हैं और ये सभी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोपहर में रिसेस के दौरान ग्राउंड में इन्हें एक मरा हुआ चमगादड़ मिला। उसके संपर्क में आने के बाद से ही इनमें तेज बुखार और पॉइजनिंग के सिम्टम्स दिखने लगे। डॉक्टर शर्मा ने कहा, ओके डॉक्टर, अब आप चिंता मत करिए, मैं आ चुका हूं। ड्यूटी डॉक्टर बोले, डॉक्टर शर्मा, आपके बारे में हमें पता चला है कि किस तरह आपने एक बच्चे की जान बचाई है। हमें पूरी आशा है कि आप इन बच्चों को भी बचा लेंगे। हृदयम वहीं खड़ा सब सुन रहा था। डॉक्टर शर्मा ने एक बार भी हृदयम के बारे में कुछ नहीं कहा। वो बस उसे इग्नोर कर रहे थे। डॉक्टर शर्मा ने ड्यूटी डॉक्टर से कहा, मुझे किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, इसलिए मैं जो इंस्ट्रक्शंस दूं उन सभी को आप बिना किसी क्वेश्चन के फॉलो करेंगे। डॉक्टर शर्मा पीपीई किट पहनकर आईसीयू वार्ड की ओर जाने लगे तो हृदयम भी उनके साथ वार्ड में जाने लगा। लेकिन डॉक्टर शर्मा उसे गेट पर रोकते हुए कहते हैं, जब तुम्हारी जरूरत होगी तब तुम्हें बुलाया जाएगा। हृदयम डॉक्टर शर्मा को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन डॉक्टर शर्मा अपनी ईगो के कारण उन बच्चों की जान से खिलवाड़ करते हुए उसे अंदर आने से मना कर देते हैं। आखिरकार हृदयम के बहुत मनाने के बाद भी उसे अंदर नहीं आने दिया जाता। डॉक्टर शर्मा अंदर जाकर अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। उन्हें अब तक पता चल चुका था कि यह बीमारी पॉइजनिंग नहीं, किसी वायरस के कारण हुई है। डॉक्टर शर्मा ने सोचा ये कोई नॉर्मल इन्फेक्शन होगा जिसे एंटीबायोटिक के द्वारा खत्म किया जा सकता है। बिना देर किए उन्होंने हायर एंटीबायोटिक्स के डोज बच्चों को देने का ऑर्डर ड्यूटी डॉक्टर को दे दिया। इन सबको डॉक्सीसाइक्लिन एनएस दे दो। डॉक्टर शर्मा ने ट्रीटमेंट शुरू ही किया था कि वहां सीएमओ भी पहुंच गए। सीएमओ इतनी तेजी में थे कि आईसीयू के बाहर बैठे हृदयम को देख नहीं पाए। अंदर आकर सीएमओ ने डॉक्टर शर्मा से कहा, हाय डॉक्टर, प्रकृति मेडिकल कॉलेज से आप ही आए हैं? यस सर, आई एम डॉक्टर शर्मा। नाइस टू मीट यू। थैंक गॉड डॉक्टर, आप यहां आ गए। डॉक्टर शर्मा सीएमओ के सामने ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उन्होंने ही उस बच्चे का इलाज किया था। उन्होंने हृदयम का क्रेडिट खुद ले लिया था। सीएमओ ने पूछा, अभी क्या रिपोर्ट है? आखिर ये सब किस कारण बीमार हुए हैं? सर, ये सब एक वायरस अटैक का शिकार हुए हैं और इन्हें मैंने एंटीबायोटिक्स दे दी हैं। कुछ देर में ही इन सबको आराम मिल जाएगा। आई होप सो। जब तक इन बच्चों की सेहत में सुधार नहीं होता तब तक हम सब यहीं आपके साथ ही रहेंगे डॉक्टर शर्मा। सीएमओ की टीम और डॉक्टर्स के बीच बातें चल ही रही थी कि तभी कुछ बच्चों के वाइटल साइंस तेजी से डिस्टर्ब हो जाते हैं। डॉक्टर शर्मा परेशान होकर वहां खड़ी नर्सेस को एक के बाद एक कई दवाइयों की पर्ची देकर उन्हें मंगवाते हैं। माथे का पसीना पोंछते हुए वो अपना ट्रीटमेंट जारी रखते हैं। वो लगातार नई नई दवाइयां बदल रहे थे, लेकिन उन बच्चों की सेहत में सुधार तो दूर बल्कि उनकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। कुछ बच्चों को सांस लेने की दिक्कत होने लगी थी। ये देखकर आखिरकार सीएमओ का धैर्य टूट जाता है और वो डॉक्टर शर्मा से पूछते हैं, डॉक्टर शर्मा,
आप इतनी जल्दी जल्दी दवाइयां क्यों चेंज कर रहे हैं? बच्चों की सेहत में सुधार होने की जगह इनकी कंडीशन और क्रिटिकल होती जा रही है। आखिर आप कर क्या रहे हैं? डॉक्टर शर्मा ने घबराकर अपने माथे पर उभरी पसीने की बूंदों को पोंछते हुए सीएमओ से कहा, सर, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। डॉक्टर शर्मा की हालत को देखकर सीएमओ को सिचुएशन समझते देर नहीं लगी। उन्होंने डॉक्टर शर्मा से पूछा, डॉक्टर, प्रोफेसर घोष ने 2 डॉक्टर्स भेजे थे ना, तो दूसरे डॉक्टर कहां हैं? डॉक्टर शर्मा कुछ कहते उससे पहले ड्यूटी डॉक्टर बोल पड़े, सर, वे आईसीयू के बाहर बैठे हैं। डॉक्टर शर्मा ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया था। सीएमओ ने गुस्से से डॉक्टर शर्मा की ओर देखते हुए कहा, उन्हें तुरंत अंदर बुलाओ। हृदयम आईसीयू के बाहर लगातार अपनी घड़ी की सुइयों की चाल से वायरस के गंभीरता के लेवल को काउंट कर रहा था। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, अब तक वायरस 2nd स्टेज पर पहुंच चुका होगा। इसे 3rd स्टेज में पहुंचने में बस 10 मिनट ही बचे हैं। अब तक सिचुएशन डॉक्टर शर्मा के कंट्रोल से बाहर निकल चुकी होगी। मुझे बुलावा आने ही वाला है। ये कहते हुए हृदयम ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। तभी मिनट की सुई 12 पर आई। हृदयम ने जल्दी से पीपीई किट पहनी और अपनी जड़ी बूटियों से बनी दवाई को तैयार कर लिया। हृदयम जैसा प्रेडिक्ट कर रहा था, सब वैसा ही हो रहा था। हृदयम ने काउंटडाउन करते हुए कहा, 1 2 3 और अब दरवाजा खुलेगा। हृदयम के इतना कहते ही आईसीयू का दरवाजा खुला और ड्यूटी डॉक्टर ने उसे कहा, सर प्लीज जल्दी चलिए। पहले से ही तैयार हृदयम बिना देरी किए आईसीयू में चला गया। अंदर डॉक्टर शर्मा अपना सर नीचे किए एक कोने में खड़े थे। गुस्से से लाल हो रहे सीएमओ के चेहरे को देखकर हृदयम को मामले की गंभीरता समझते देर नहीं लगी। सीएमओ ने हृदयम से पूछा, क्या आप वही हैं जिसने उस बच्चे का इलाज किया था? यस सर, मैंने ही उस बच्चे का इलाज किया था। कम ऑन यंग मैन, जल्दी करो, इन बच्चों की हालत बहुत खराब हो रही है। घबराइए मत सर, अभी वायरस को रोकने के लिए हमारे पास 5 मिनट हैं, जो मेरे लिए काफी हैं। ये कहकर हृदयम ने टेबल पर रखी घड़ी पर टाइमर सेट किया और अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। सीएमओ ने देखा कि हृदयम मेडिसिन का यूज ना करके जड़ी बूटियों से इलाज कर रहा है और ये देखकर उन्हें हैरानी के साथ बहुत गुस्सा आया। हृदयम को रोकते हुए उन्होंने गुस्से से कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? इस घास फूस से वायरस को रोकोगे? इन दादी माँ के नुस्खों से जुकाम ठीक हो सकता है, वायरस का अटैक नहीं। ओह गॉड, कितने बदनसीब हैं ये बच्चे जो मैंने इन नौसिखियों पर भरोसा किया। डॉक्टर शर्मा ने घबराते हुए कपकपाती आवाज में सीएमओ से कहा, सर, आप इस लड़के पर भरोसा रखिए, इन जड़ी बूटियों ने ही उस बच्चे की जान बचाई थी। हृदयम ने सीएमओ की बातों को अनसुना करते हुए अपना इलाज जारी रखा। सबकी नजरें घड़ी की सुई पर थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, आईसीयू में टेंशन बढ़ती जा रही थी। करीब 3 मिनट बीतते ही जड़ी बूटियों ने असर दिखाना शुरू कर दिया। नर्स ने एक मशीन की रीडिंग को देखा और एक्साइटेड होकर बोली, सर, बच्चों की पल्स नॉर्मल हो गई है। जिन बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, अब वो भी नॉर्मल हो गए हैं। सीएमओ ने सभी बच्चों को खुद चेक किया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सभी बच्चे अब खतरे से बाहर थे। चमत्कारी डॉक्टर। सीएमओ ने हृदयम का हाथ पकड़ लिया और कहा, छोटे प्रतिभाशाली डॉक्टर, मैंने अपने पूरे सर्विस पीरियड में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। तभी एक बच्चे को गोद में उठाए कुछ लोग आईसीयू के अंदर आए। ये ब्राइट ग्रुप के चेयरमैन विशाल ओबेरॉय थे। विशाल अपने बच्चे को गोद में उठाए बदहवासी में सीएमओ से बोले, सीएमओ सर, मैंने आपके ऑफिस में फोन किया था। मुझे पता चला कि आप सिटी हॉस्पिटल में हैं, जहां मेरे बेटे के क्लासमेट्स को रखा गया है। प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। घबराइए नहीं, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये है डॉक्टर हृदयम, जिन्होंने सभी बच्चों को ठीक किया है। ये आपके बच्चे को भी ठीक कर देंगे। ये सब बातें चल ही रही थी कि गोद में लेटे बच्चे के मुंह से झाग निकलना शुरू हो गया। विशाल ओबेरॉय ने घबराहट से अटकी हुई आवाज में हृदयम से कहा, डॉक्टर, जल्दी कुछ कीजिए, मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। जितना खर्चा लगे मैं देने को तैयार हूं। हृदयम ने जवाब दिया, घबराइए नहीं, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। विशाल ओबेरॉय ने गिड़गिड़ाते हुए हृदयम से कहा, डॉक्टर, अगर आपने मेरे बेटे की जान बचा ली
तो मैं अपना एक होटल आपके नाम कर दूंगा। प्लीज मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। हृदयम ने बिना जवाब दिए बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। कुछ देर की टेंशन के माहौल के बाद एक नर्स ने सभी को खुशखबरी दी। सर, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है और उसे होश भी आ चुका है। ये सुनते ही ओबरॉय परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई और वो सब अपने बेटे के पास जाते हैं। विशाल ओबरॉय हृदयम के हाथ जोड़ते हुए बोला, डॉक्टर, आपने मेरे बेटे की जान बचाकर हम पर एक बड़ा उपकार किया है। मैंने आपसे वादा किया था, मेरा दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बना नया आलीशान 5 स्टार होटल आज से आपका हुआ। मेरे एडवोकेट प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहे हैं। विशाल ओबरॉय, जिनकी देश विदेश में हजारों करोड़ों की संपत्ति थी, जिनके सामने बड़े बड़े लोग हाथ जोड़े खड़े रहते थे, वो आज हृदयम जैसे एक गरीब लड़के के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। हृदयम ने विशाल ओबरॉय से कहा, सर, मैंने जो किया ये मेरा फर्ज था। मैंने किसी लालच में आकर आपके बेटे की जान नहीं बचाई। आप नहीं जानते डॉक्टर, आपने हमारी फैमिली पर कितना बड़ा एहसान किया है। मेरी शादी के 25 साल बाद हमें संतान हुई थी। मेरे बेटे की जिंदगी से बड़ी मेरे लिए कोई संपत्ति नहीं, इसलिए आप हमारी तरफ से यह तोहफा स्वीकार कीजिए। एडवोकेट प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर पहुंचे तो ओबरॉय ने हृदयम से कहा, डॉक्टर, इन पेपर्स पर मैंने साइन कर दिए हैं। आज से आप इस होटल के मालिक हैं। आज सुबह की ही बात है जब हृदयम अपनी मां को ट्रेन में बिठाने के बाद खुद से वादा कर रहा था कि वो एक दिन अमीर आदमी बनेगा और अपनी मां और परिवार को दुनिया की सारी खुशियां देगा। लेकिन वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा, इसकी उसे कोई उम्मीद नहीं थी। हृदयम के लाख मना करने के बाद भी जब विशाल ओबरॉय नहीं माने, तब हृदयम को मजबूरन उन पेपर्स पर साइन करना पड़ा। विशाल ओबरॉय ने हृदयम की ओर एक कागज बढ़ाया। हृदयम ने हैरान होकर ओबरॉय से कहा, ये क्या है? डॉक्टर, ये हमारी दोस्ती की शुरुआत की खुशी में 5 करोड़ रुपए का चेक। हृदयम, कल तक जिसके पास मां के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, वो आज करोड़ों का मालिक बन चुका था। विशाल ओबरॉय ने हृदयम को गले लगाया और अपनी दोस्ती की बधाई देते हुए कहा, आपको कभी भी मेरी जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझसे मिल सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे से अपने नंबर एक्सचेंज किए और ओबरॉय अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल से चले गए। कार में एडवोकेट ने ओबरॉय से पूछा, सर, मुझे लगता है हमने फीस कुछ ज्यादा ही दे दी। ओबरॉय ने सिगार जलाया और मुस्कुराते हुए एडवोकेट से बोले, आप जानते हैं, मैं कोई भी घाटे का सौदा नहीं करता। मैंने दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर से बात की थी, कहीं भी इस वायरस का कोई इलाज अभी तक बना नहीं है। मैंने तो अपने बेटे को पाने की पूरी आशा ही छोड़ दी थी। अगर इस कीमत में इतने बेहतरीन डॉक्टर की दोस्ती नसीब हो जाए तो मुझे इसमें कोई लॉस नहीं लगता। ये डॉक्टर हमारे मेडिकल कंपनी के बहुत काम का है। ये हमारे लिए नई दवाइयों को इन्वेंट करेगा जिससे हम अरबों कमाएंगे। मान गए सर, आपको कहीं से भी बिजनेस के लिए फायदा निकालना कोई आपसे सीखे। दोनों मुस्कुराते हैं। क्या विशाल ओबरॉय का कोई और भी मकसद है? हॉस्पिटल के बाहर हाथ में फाइल और चेक पकड़े हुए खड़ा था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आज सुबह तक वो एक गरीब लड़का था और शाम होते होते वो करोड़ों का मालिक बन चुका था। उसके मन में खुशी और आश्चर्य दोनों के भाव चल रहे थे। तभी सीएमओ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वेल डन डॉक्टर हृदयम, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि आपने आयुर्वेद की इतनी जानकारी कहां से पाई? हृदयम ने सीएमओ को बताया, मेरे पिता डॉक्टर अमर प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति के एक्सपर्ट और रिसर्चर थे। मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट का जो कुछ भी नॉलेज है, ये सब उनकी ही देन है। ऐसे महान डॉक्टर से मैं भी मिलना चाहूंगा। हृदयम ने थोड़ा उदास होकर कहा, आई एम सॉरी सर, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं।
सीएमओ ने अफसोस जताते हुए कहा, ओह, आई एम रियली सॉरी। हृदयम और सीएमओ के बीच बातें चल ही रही थी कि तभी डॉक्टर शर्मा भी अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर वहां पहुंच गए और सीएमओ से माफी मांगते हुए कहते हैं, सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। सीएमओ ने डॉक्टर शर्मा पर चीखते हुए कहा, तुम जैसे लोगों ने ही हमारे प्रोफेशन को बदनाम कर रखा है। आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से इन मासूम बच्चों की जान जा सकती थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितनी बड़ी भूल की है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आज से तुम्हारा प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट खत्म किया जाता है। डॉक्टर शर्मा सीएमओ के पैरों में गिर जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। सीएमओ डॉक्टर शर्मा पर खींचते हुए कहते हैं, ये रोना बंद करो, अब कुछ नहीं हो सकता है। तुम्हें अपनी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। तुम्हें माफी केवल एक ही शर्त पर मिल सकती है, जब डॉक्टर हृदयम तुम्हें माफ कर दें। उनका ही डिसीजन अंतिम होगा कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। डॉक्टर शर्मा ने रोते हुए हृदयम से कहा, हृदयम, मुझे माफ कर दो। मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। प्लीज मुझ पर दया करो। डॉक्टर शर्मा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था। हृदयम ने डॉक्टर शर्मा को समझाते हुए कहा, डॉक्टर शर्मा, आपने जो किया है उसके लिए आप माफी के काबिल नहीं हैं, लेकिन आप एक अच्छे और सीनियर डॉक्टर हैं। आपको अपने किए का पछतावा भी है। इसलिए मैं आपके मेडिकल लाइसेंस को सिर्फ 1 साल के लिए टर्मिनेट करने की सिफारिश सीएमओ सर से करता हूं। इस दौरान आप किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस नहीं करेंगे और अगर ऐसा करते पाए गए तो आपको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने हृदयम के सामने हाथ जोड़कर कहा, बहुत बहुत शुक्रिया हृदयम, दोबारा ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। मैं कभी भी प्रोफेशन में अपने ईगो को आगे नहीं आने दूंगा। ये कहते हुए डॉक्टर शर्मा वहां से चले गए। सीएमओ हृदयम से कहते हैं, आप जितने महान डॉक्टर हैं उतने ही नेक दिल इंसान भी हैं। मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। मैं आपको सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर की पोस्ट ऑफर करता हूं। यह शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आपको 5 अंकों की एक बेहतरीन सैलरी के साथ बंगला, गाड़ी, सब कुछ दिया जाएगा। हृदयम ने सीएमओ से कहा, सर, आपका ऑफर शानदार है, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। शायद आपको पता नहीं, मैं अभी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं। एक स्टूडेंट के लिए इतनी बड़ी पोस्ट पर रहना सही नहीं होगा। हृदयम आगे कुछ बोल पाता, इसके पहले सीएमओ ने उसे टोकते हुए कहा, यह मेरी प्रॉब्लम है, उसे मैं देख लूंगा। बस आप हां कह दीजिए। आप काम के दौरान अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। सिटी हॉस्पिटल शहर की जानी मानी हस्ती डॉक्टर विक्रांत बत्रा का था, जो सीएमओ के बड़े अच्छे दोस्त थे। सीएमओ किसी भी तरह हृदयम को सिटी हॉस्पिटल ज्वाइन करवाना चाहते थे, लेकिन सर, सिटी हॉस्पिटल एक एडवांस्ड एलोपैथिक हॉस्पिटल है और मैं भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेद का डॉक्टर हूं। ऐसे में मेरा यहां काम करना मेरी जॉब को जस्टिफाई नहीं करेगा और यहां के डॉक्टर्स को भी मेरे साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल होगी। सीएमओ ने निराश मन से कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अगर आप हमारे साथ काम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। अभी आप अपने होटल पर ध्यान देना चाहेंगे, लेकिन कभी भी आपका मन बदले तो ये मेरा कार्ड है। प्लीज मुझे एक बार याद जरूर करिएगा। हृदयम ने सीएमओ से विदा लेते हुए कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी सर। हृदयम हॉस्पिटल से बाहर निकला तब तक रात के 9 बज चुके थे। आज हृदयम को शहर की फिजा कुछ बदली बदली नजर आ रही थी। वो बहुत खुश था। सबसे पहले उसने अपनी मां को फोन लगाया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सुबह जब मां ने गांव जाने का फैसला किया, तभी भी हृदयम की मां से ठीक से बात नहीं हो पाई थी। शायद इस वक्त मां सो गई होगी। ये सोचकर वो घर की ओर पैदल ही चल पड़ता है, हाथ में होटल के पेपर्स और जेब में 5 करोड़ रुपए का चेक। वो इतना खुश आज से पहले कभी नहीं था। वो हमेशा से चाहता था कि उसका खुद का एक रेस्टोरेंट हो, लेकिन आज छोटे से रेस्टोरेंट का सपना
एक बड़े 5 स्टार होटल की हकीकत में तब्दील हो गया था। अगली सुबह अपने घर पर हृदयम अपने पिता के कुछ पुराने नोट्स के पन्नों को पलट रहा था। डिवाइन विजन, ये दृष्टि एक असाधारण शक्ति है। ये आध्यात्मिक शक्ति है जो किसी व्यक्ति को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को देखने की क्षमता प्रदान करती है। लेकिन ये असाधारण शक्ति साधारण मानव के लिए नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए कठोर साधना करनी पड़ती है। अगले पेज पर हाथों के कई पोस्चर्स बने हुए थे और इस दिव्य दृष्टि को पाने के लिए ज्ञान की अवस्था के बारे में बताया गया था। हृदयम हैरान था। वो जब भी नोट्स ओपन करता तो उस पर हर बार एक नया टॉपिक लिखा होता था और उसके खत्म होते ही आगे के सारे पेजेस खाली होते थे। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन वो उस टॉपिक के आगे आता तो खाली पेजेस की जगह उन पर अब एक नया टॉपिक लिखा होता था, मानो वो नोट्स उसे स्टेप बाय स्टेप कुछ नया सिखा रहे हों। हृदयम नोट्स पढ़ने के बाद खुद से कहता है, शायद मुझे इस शक्ति को पाने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं अभी इंसान के शरीर के अंदर तो देख पाता हूं, लेकिन दीवार के दूसरी ओर क्या हो रहा है ये ना देख सकता हूं और ना ही सुन सकता हूं। इस शक्ति से मैं किसी का भी पास्ट और फ्यूचर देख पाऊंगा। आज से ही मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा। हृदयम ने अगले पल ही ध्यान लगाना शुरू कर दिया। ध्यान की अवस्था में हृदयम ने महसूस किया कि उसका लॉकेट एक बार फिर गर्म हो रहा है। वो अब पूरी तरह ध्यान में जा चुका था। उसे अपने शरीर के भीतर एक अमेजिंग एनर्जी का फ्लो महसूस हो रहा था। हृदयम अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर हवा में उड़ रहा हो। जैसे जैसे समय बीत रहा था, एनर्जी का फ्लो तेज हो रहा था। एक तेज प्रकाश के साथ उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। हृदयम ने जब आंखें खोली तो सुबह का सूरज उग रहा था। उसने आश्चर्य में सोचा, जब मैंने ध्यान लगाना शुरू किया था तब तो दोपहर थी, लेकिन इस वक्त सूरज कैसे निकल रहा है? तभी हृदयम के फोन का अलार्म बजा। सुबह के 6 बज रहे थे और डेट भी दूसरे दिन की थी। तो क्या मैं एक दिन और एक रात ध्यान में था? हृदयम को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन ये क्या, मैं कमरे के अंदर से सूरज को कैसे देख पा रहा हूं? वाओ, मैंने डिवाइन विजन के चक्र को पार कर लिया। थैंक यू पापा, ये सब आपके कारण ही हो पा रहा है। अगर आप मेरे साथ ना होते तो शायद ये सब मुमकिन नहीं था। आई लव यू पापा। हृदयम जब नहाकर निकला तो घड़ी पर 8 बज रहे थे। उसने घड़ी देखते हुए खुद से कहा, काफी देर हो चुकी है, मुझे बैंक भी जाना है। कॉलेज के लिए भी कहीं लेट ना हो जाऊं। क्रिस्टल ड्यूक कॉलोनी के पास पहुंचते ही हृदयम देखता है कि यहां लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा है। वो भीड़ के पास पहुंचते हुए सोचता है, आखिर माजरा क्या है? यहां इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा है? जरूर यहां कुछ ना कुछ हुआ है। हृदयम जब भीड़ के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां एक महंगी कार खड़ी है जिस पर लाल गुलाब के फूलों से एक दिल बना हुआ है। कार के पास ही एक लड़का स्टाइलिश कपड़े पहनकर खड़ा है। उसके हाथों में सुंदर फूलों का एक बुके है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी लड़की को प्रपोज करने वाला है। ये तो रौनित है। ये यहां क्या कर रहा है? मुझे रुककर देखना चाहिए। रौनित आज बहुत स्मार्ट लग रहा था, लेकिन हृदयम की आंखों से उसकी हकीकत छुप नहीं पाई। ड्रग एडिक्शन के कारण उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। वो बाहर से तो हेल्दी दिखता था, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह खोखला हो चुका था। नशे की लत उसके जिस्म को दीमक की तरह चाट चुकी थी। भीड़ में से एक अंकल ने रौनित से पूछा, कौन हो तुम और ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? रौनित ने एटीट्यूड में अकड़ते हुए जवाब दिया, तुमसे मतलब, जाओ अपना काम करो। मैं अपना ही काम कर रहा हूं। मैं इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूं। तुम्हें यहां पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम रौनित है सर। यहां मेरी मंगेतर रहती है। उसका आज बर्थडे है और मैं उसे सरप्राइज देने आया हूं। अगर ऐसा है तो ठीक है, वरना तुम्हारी खैर नहीं। वो अंकल चुपचाप एक तरफ खड़े हो जाते हैं। हृदयम ये सब सुनते हुए सोचता है, आज रौनित को बहुत जूते पड़ने वाले हैं। मुझे ये सब मिस नहीं करना चाहिए। हृदयम भीड़ से थोड़ा पीछे हटता है और एक सुंदर लड़की उससे टकरा जाती है। अपना चेहरा दुपट्टे से ढके हुए
वो हृदय से माफी मांगती है। आई एम सॉरी, मैं जल्दी में थी इसलिए आपसे टकरा गई। हृदय को ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी। उसने दुपट्टे के पीछे छुपे चेहरे को देखकर कहा, प्रकृति तुम? अपना नाम सुनकर उस लड़की ने हैरान होकर हृदय की ओर देखा और बोली, हृदय तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तो बैंक जा रहा था, यहां भीड़ देखी तो रुक गया, लेकिन तुम चेहरा छुपाकर इतनी तेजी में कहां जा रही हो? मुझे लगता है तुम्हारा और मेरा एक्सीडेंट से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। देखो ना, पहली मुलाकात भी हमारी एक्सीडेंट से हुई थी और आज भी हमारी मुलाकात टक्कर से ही हुई, लेकिन कार की टक्कर से ज्यादा मजेदार आज की टक्कर थी। बकवास बंद करो और निकलो यहां से, कहकर प्रकृति आगे जाने लगी। लेकिन हुआ क्या? मैं इस रौनक के बच्चे से बचकर भाग रही हूं, ये मेरे पीछे ही पड़ गया है। आज तो इसने हद ही कर दी और यहां सबके सामने बखेड़ा शुरू कर दिया। तो क्या रौनक यहां तुम्हारे लिए आया है? हाँ, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती और ना ही उसके साथ रहना चाहती हूं, इसलिए चुपचाप मैं यहां से जा रही हूं। और मैं ये भी चाहती हूं कि तुम अपना मुंह बंद रखो और मेरे साथ चलते रहो, समझे? प्रकृति कुछ दूर ही गई थी कि रौनक ने प्रकृति को आवाज दी, प्रकृति, प्रकृति, मैं कब से तुम्हारा यहां वेट कर रहा हूं, तुम कहां जा रही हो? क्या तुमने मुझे नहीं देखा? प्रकृति ने हृदय का हाथ पकड़ा और बुदबुदाते हुए कहा, देखो, आज तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। हृदय चौंक गया, कैसी मदद? तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना होगा। रौनक को यकीन है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। अगर तुमने उसके सामने बढ़िया एक्टिंग की तो वो मेरा पीछा हमेशा के लिए छोड़ देगा। प्लीज हेल्प मी। हृदय प्रकृति के सुंदर चेहरे पर गुस्से को देखता ही जा रहा था। उसके गुलाबी होंठ हृदय को अट्रैक्ट कर रहे थे। रौनक ने प्रकृति को बुके देते हुए कहा, आई लव यू प्रकृति। प्रकृति ने रौनक से कहा, रौनक, हृदय मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उससे प्यार करती हूं। मैंने तुम्हें इस बारे में पहले भी बताया है और आज फिर से कह रही हूं, प्लीज मुझे परेशान मत करो। ये सुनते ही रौनक का मुंह उतर गया और वो हृदय की तरफ गुस्से से देखने लगा। हृदय और प्रकृति को साथ देखकर रौनक क्या करेगा?